देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? देखो सबसे पहले तो आप देखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी तरह की केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती। सबसे पहले ध्यान देना क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी प्रकार की केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, बल्कि एक सेकेंडरी टाइप ऑफ अट्रैक्शन है। देखो जितने भी फोर्सेज अपन ने पढ़े हैं ना अभी, कौन से मॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनमें उनको छोड़ना है किसको? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड, उनको छोड़ना है। बाकी सबके सब सेकेंडरी टाइप ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक सेकेंडरी टाइप के अट्रैक्शन है, किसी तरह की कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है ना? तो देखो इट इज ए सेकेंडरी टाइप ऑफ अट्रैक्शन, सेकेंडरी टाइप ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है ना? देखिए कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। देखो इट इज नॉट ए केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ये किसी तरह की कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना? देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब देखो होती किस तरह से है, समझना। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जैसे ये समझा कि एक कोई भी एटम ए है, ठीक है, जिस पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, कोई दूसरा एटम बी है जिस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये कोई आयन भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल में एटम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंडीशन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पर जो भी जुड़ा है कोई इश्यू नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है ना? अब देखो ध्यान देना, ए और बी दोनों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना जरूरी है। ए एंड बी ये क्या होंगे? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? लाइक यहां पर होगा फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेसिकली ये होगा। पर बाकी कुछ कुछ केसेज में अपन बात करते हैं, जैसे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, लेकिन वहां पर काफी कम हो जाता है। मेन एलिमेंट ये है फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है ना? अब देखो ध्यान देना, समझना आप यहाँ पर। देखो अगर ए और बी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो क्या होगा? ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा? बी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या नहीं? तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव मतलब इन दोनों के बीच अट्रैक्शन लगेगा ना, लगेगा ना? तो यहाँ पर एक अट्रैक्शन वर्क करेगा। ये जो अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन ही क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। तो देखो यही होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? तो क्या यहाँ पर कोई केमिकल इंट्रैक्शन हो रही, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा, ये केवल अट्रैक्शन है। ये केवल क्या है? अट्रैक्शन है, इसलिए बोला इसको सेकेंडरी टाइप ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो नॉर्मल केमिकल बॉन्ड होता है उसके कंपैरिजन में काफी वीक होता है, और इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी वो लगभग होती है 10 to 50 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो लगभग कितनी होती है? 10 to 50 किलो जूल पर मोल होती है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है क्या किसी को? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है? क्लियर हो गया होगा। मस्ट कंडीशन है कि ए और बी दोनों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, एक के साथ हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए और दूसरे पर लोन पेयर होना जरूरी है, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है ना? ये कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है सबको? देखो हेडिंग डालना फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये देखना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना? तो देखो ध्यान देना, समझना आप इसमें। देखो फर्स्ट पॉइंट, देखो सबसे पहले बात करें अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो यहां पर
माइनस प्लस बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा ना। ये पॉजिटिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो करने के मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी, जिससे एच बॉन्डिंग क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल एच बॉन्डिंग क्यों होता है, ऐसा समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं ना। देखो नंबर 2 पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी, बात तो सेम ही है। देखो बॉन्ड पोलैरिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से एक्चुअली बॉन्ड में पोलैरिटी तो बढ़ेगी प्लस माइनस, है या नहीं। तो कुल मिलाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोपोर्शनल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोपोर्शनल बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। और भी केस देख सकते हैं, जैसे नंबर 3, ठीक है। देखो नंबर 3 यहां पर नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, देखो OH ग्रुप्स जितने ही ज्यादा होंगे, देखो एक्चुअली OH से भी मतलब नहीं है, ऐसे ग्रुप जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उन ग्रुप की संख्या बढ़ती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप, देखो यही पर लिख देता हूं, इंक्रीज H बॉन्डिंग इंक्रीज, H बॉन्डिंग इंक्रीज। OH ग्रुप की संख्या बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी। देखो समझना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे हमने लिया देखो CH3 CH2OH, एक केस ये ले लिया, दूसरा केस यहाँ पर ले लेते हैं जैसे CH2OH CH2OH, एक और केस ले लेते हैं जैसे CH2OH CHOH और CH2OH CH2OH। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, ये तो हो गया जैसे एथेनॉल, ये देखो ये क्या है, ग्लाइकोल, ये हो गया ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। अब देखो ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज, नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज। देखो OH ग्रुप्स बढ़ेंगे तो भाई इन मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बढ़ेगी, OH ग्रुप बढ़ेंगे तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बढ़ेगी, ठीक है। तो H बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, H बॉन्डिंग इंक्रीज। अब देखो H बॉन्डिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, देखो इधर देखो दो मॉलिक्यूल है, इस तरह से दो अलग अलग मॉलिक्यूल है और इनमें H बॉन्डिंग बढ़ती है तो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में आ जाएंगे ना। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच H बॉन्डिंग बढ़ गई तो वो मॉलिक्यूल पास में रहेंगे एक दूसरे के, मतलब मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़ेगा, देखो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज। समझ में आ रहा है ना। अब देखो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़ेगा तो क्या होगा, देखो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़ेगा तो वेपराइज आसानी से होंगे क्या, नहीं। तो वेपराइजेशन क्या होगा, डिक्रीज, वेपराइजेशन, वेपोराइजेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अभी वेपराइजेशन डिक्रीज हो गया तो वेपर प्रेशर घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा। तो देखो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा। देखो देन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बता रखा है थर्मो के अंदर, है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो प्रेशर जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, सॉरी वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो कहने का मतलब जो वेपर प्रेशर ही कम हो गया तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता है। वेपर प्रेशर कम हो गया तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो देख बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी ना। तो यहाँ पर विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, विस्कोसिटी देखो कितने टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से,
समझ में आ रहा है, विस्कोसिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो देखो आपने सबने लैब के अंदर एथेनॉल देख रखा होगा, काफी पतला होता है ना। आप फिर ग्लिसरॉल भी ग्लाइकोल भी देखा होगा और ग्लिसरॉल भी देख रखा होगा, है ना। ग्लाइकोल इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा विस्कस होगा, और ग्लिसरॉल देखा होगा ना, ये तो बहुत ही ज्यादा विस्कस है। रीजन समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ने के साथ साथ ऐसा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो ऐसा होगा। अब देखो OH से मतलब नहीं है कोई से भी ग्रुप जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान देना क्या बोला, कोई सा भी ग्रुप जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, यदि उसकी संख्या बढ़ती है तो ऐसा ही होगा। भाई मान लो किसी में NH2 की संख्या बढ़ रही है, तो NH2 भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम में आ सकता है इसकी तरह, OH की तरह आएगा नहीं आएगा, तो बात तो सेम ही हो गई। तो कहने का मतलब ऐसे ग्रुप जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम में आते हैं, हाँ उनकी संख्या, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उनकी संख्या बढ़ने के साथ साथ H बॉन्डिंग बढ़ेगी। कुल मिलाकर यह है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये कर रखा है सबने, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट केस ले यहां पर, जैसे नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन देख, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो भाई उसमें मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई, जिन मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई तो उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो बढ़ेगी, तो कुल मिलाकर कंसंट्रेशन बढ़ाने पर H बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो H बॉन्डिंग प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन समझ में आ रहा है। देखो नंबर 5 डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डाइल्यूशन बढ़ाने से कंसंट्रेशन कम हो गया तो H बॉन्डिंग भी घटेगी, ठीक है ना। तो देखो डाइल्यूशन, डाइल्यूशन इंक्रीज होने से कंसंट्रेशन घटेगी, कंसंट्रेशन घटेगी ना, है ना। डाइल्यूशन इंक्रीज होने से कंसंट्रेशन घटेगी, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन घटेगी तो H बॉन्डिंग भी घटेगी, H बॉन्डिंग घटेगी। अच्छा एक बात, यहां तक कोई डाउट तो नहीं ना। देखो इसी तरह से नंबर 6 पॉइंट, नंबर 6 टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर H बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर H बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, H बॉन्डिंग डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने पर H बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा ये जो 3 इफेक्ट अपन यहाँ पर लिखे ना 4, 5, 6, इनका इफेक्ट बेसिकली इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग के केस में ही होता है, इंट्रा के केस में इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो स्पेशली किसके लिए, इंटरमोलिकुलर के लिए। ये लिख रखा है सबने, लिख रखा है ना। देखो तो यहां पर आप मेंशन करना इस चीज को कि ये केवल और केवल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, ये 3 पॉइंट ये आप लिख लेना यहां पर। देखो फॉर इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग है ना, ओनली फॉर इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। इंट्रा के केस में इनको आप अप्लाई नहीं करोगे, समझ में आ रहा है यार। भाई इंट्रा तक विद इन मॉलिक्यूल होती है, विद इन मॉलिक्यूल होती है तो कंसंट्रेशन घटे या बढ़े उनको क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपने ही मॉलिक्यूल के 2 ग्रुप के बीच है, ठीक है ना, इसलिए वहां पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, समझ में आ गया होगा कौन कौन से फैक्टर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड पोलैरिटी, नंबर ऑफ OH ग्रुप, कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन और टेम्परेचर। इन सभी फैक्टर पर H बॉन्डिंग डिपेंड करती है। कोई डाउट है क्या? नहीं, यहां तक नोट कर लो पहले। कर लिया सबने, कर लिया सबने? कोई डाउट है क्या यहां तक? नहीं ना, समझ में आ रहा है सबको? तो ये हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। क्लियर हो गया होगा सबके? देखो नेक्स्ट है
टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये देखना है आपको, टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या, सॉरी टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप्स की होती है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। जैसे एक तो केस है सिंपल इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, सबको पता है इसे, ठीक है ना। इसी तरह से एक होता है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस एक्सिस के अलोंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग में अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एच बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यदि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन्वॉल्व होता है तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब उसमें 2 केस बनते हैं, देखो एक तो होता है इंट्रामोलिकुलर, एक होती है इंटरमोलिकुलर। तो क्या होते हैं अपन बात करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर केस स्पष्ट ले लेता हूँ, केस स्पष्ट जो कि नॉर्मली अपन सभी पढ़ते हैं, कौन कौन से, इंट्रा और इंटर। तो देखो एच बॉन्डिंग यहाँ पर 2 तरह की होगी। एच बॉन्डिंग देखो एक तो हो गई इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। एक होते इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक है ना। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है इन सबको। देखो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग ये विद इन मॉलिक्यूल है, विद इन मॉलिक्यूल। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग ये बिटवीन मॉलिक्यूल है, बिटवीन मॉलिक्यूल, बिटवीन मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है इन सबको, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, यहां पर जैसे एग्जांपल देखे मैंने, ये केस ले लिया हमने, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ले लेते हैं। देखो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये केस ले लिया। देखो ये एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है। तो देखिए विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के 2 ग्रुप के बीच में हो रही है ना ये, इसलिए इसको बोलोगे आप इंट्रामोलिकुलर, मतलब विद इन मॉलिक्यूल हो गई। देखो यहां पर जैसे बात करें, ये हो गया जैसे पैरा नाइट्रोफिनॉल ले लेते हैं, जैसे देखो NO2, ये OH, N डबल बॉन्ड O, और यहां पर ये केस हो गया OH। देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो ये बिटवीन मॉलिक्यूल है 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच, तो ये इंटरमोलिकुलर हो गई। तो देखो ये इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, जबकि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं समझ में आ रहा है सबको। तो ये इंट्रामोलिकुलर, ये इंटरमोलिकुलर। अब देखो ध्यान देना, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर से क्या फर्क पड़ेगा प्रॉपर्टीज पर। देखो समझना, यदि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। पहले तो देखना, अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गया ना, ये मॉलिक्यूल इससे जुड़ गया, ये किसी दूसरे से जुड़ेगा और ये सब प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, जो जितने भी मॉलिक्यूल है वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ गए, कनेक्ट हो गए, तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हुआ नहीं हुआ, हो गया ना, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर क्या हो गया, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। देखो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बढ़ने से क्या होता है ये देखना है अपन को। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग यदि ये बढ़ती है तो क्या होगा, ये बढ़ती है तो भाई मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा,
बढ़ेगा ना, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़ेगा। देखो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़ेगा तो क्या होगा, यहां तक कोई डाउट तो नहीं ना, है ना। देखो अगर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़ता है तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़ेगा तो वेपराइजेशन घटेगा, तो वेपर प्रेशर घटेगा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखो वेपराइजेशन, वेपराइजेशन क्या होगा, डिक्रीज, वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। ये यहां पर होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ये हो गया। यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब देखो अगर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है तो क्या होगा, देखो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग से क्या होगा समझना भाई। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होने पर ये देखो, जैसे मान के चलो इंटर हो रही है, तो इंटर होने से तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल इससे जुड़ गया, ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे से जुड़ गया। जैसे आप सब क्लास में बैठे हो, अब सबने क्या किया, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, तो क्या कोई एक बीच में से स्टूडेंट इस क्लास में से उठकर बाहर जा सकता है, नहीं जा सकता, दूसरे ने पकड़ रखा है। यही होगा ना, कोई बीच में से नहीं जा सकता, मतलब वेपराइजेशन डिक्रीज हो गया, फ्री होकर वो बाहर कैसे जाएगा। वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसने अपने लिक्विड की सरफेस छोड़ दी और वो वेपर में कन्वर्ट होकर वहां से बाहर निकल गया। बिल्कुल वैसे जैसे आप सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, अब कोई बीच में से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है ना। यहां पर ऐसा हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि यहां पर जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहां पर क्या हुआ कि खुद ने ही खुद का दूसरा हाथ पकड़ लिया, ये समझ गए। अब तो भाई वो फ्री हो गया, किसी से इंटरेक्शन ही नहीं उसकी, अब आसानी से घूमता वो कहीं पर भी जाए जा सकता है ना। तो यहां पर इस केस में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं हो रहा, बल्कि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन डिक्रीज हो गया। यहां तो इंटरेक्शन ही खत्म हो गई, दूसरे से मतलब ही नहीं रहा। समझ में है ना। तो कहने का मतलब इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बढ़ने से मॉलिक्यूलर एसोसिएशन डिक्रीज होता है, तो ये सारे इफेक्ट ही उल्टे हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहां पर ऐसा होगा, ध्यान देना। देखो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इंक्रीज, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इंक्रीज होने से क्या होगा, देखो ये इंक्रीज होने से मॉलिक्यूलर एसोसिएशन डिक्रीज होगा। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन डिक्रीज, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन डिक्रीज होने से अब फ्री हो गया ना, वेपराइजेशन बढ़ेगा। तो देखो वेपराइजेशन इंक्रीज, वेपराइजेशन इंक्रीज, वेपराइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो देखो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो यहां पर होगा भाई बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। किसी को कोई डाउट है क्या। तो दोनों के केस मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होंगे। अब देखो एक बात यहां पर अभी दिमाग में अपने ये आ सकती है, जैसे यहां पर दो मॉलिक्यूल के बीच में हुआ ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में, क्या यहां पर भी तो दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट है। यहां पर भी तो मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि एक मॉलिक्यूल का तो NO2 और दूसरे का OH का में लेकर इंट्रा बना दो, सॉरी वो इंटर। जैसे यहां पर एक मॉलिक्यूल का OH और दूसरे का क्या लिया, NO2, उसी तरह यहां पर भी ले सकते हैं कि एक का तो NO2 ले लिया और दूसरे का OH ले लिया, और यहां पर भी क्या कर दिए, इंटरमोलिकुलर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस ऑलवेज इंटरमोलिकुलर प्रोसेस पर डोमिनेंट होता है। यदि इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस पॉसिबल है तो इंटर होगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। अब देखो उसको अपन गिब्स फ्री एनर्जी के बेसिस पर समझ भी सकते हैं। ये लिख रखा है कि सबने, ये नोट कर रखा है ना। तो देखो उसको अपन गिब्स फ्री एनर्जी के बेसिस पर समझ सकते हैं। कैसे, देखो समझना। देखो जैसे यहां पर अपन बात करें, देखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एच बॉन्डिंग, इसी के अंदर कंटिन्यू है। देखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एच बॉन्डिंग,
देखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एच बॉन्डिंग, देखो समझना, देखो इस इक्वेशन को सब जानते हो, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सबको पता है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो वही केस दो है अपने पास, कौन से, इंट्रा और इंटर, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो केस है, ये कर रखा है नोट सबने, किसी को यहां तक तो डाउट नहीं है ना। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अपने पास वही दो केस है, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। देखो एच बॉन्डिंग, दो केस हो गए, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो ध्यान देना, जब भी बॉन्ड बनेगा, चाहे भाई इंट्रा हो चाहे इंटर हो, बॉन्डिंग तो हुई है ना, और बॉन्डिंग होगी तो एनर्जी रिलीज ही होगी, क्योंकि अपन को पता है बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी, तो बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी ऑलवेज रिलीज होगी। तो चाहे इंट्रा का केस हो चाहे इंटर का हो, बॉन्डिंग तो वही है, कुल मिला के एनर्जी तो रिलीज ही होगी, मतलब प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक ही होना है। जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू तो दोनों के लिए ही नेगेटिव होगी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखो डेल्टा एच यहां पर भी क्या हुआ, नेगेटिव, इंट्रा के केस में, और इंटर के केस में भी क्या होगा, नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है सबको। डेल्टा एच की वैल्यू चाहे केस ये हो चाहे ये हो, दोनों ही केस में क्या होगा, नेगेटिव होगी, समझ में आ रहा है यहां तक। अब देखो समझना, डेल्टा एस की अगर बात करें तो क्या होगा, देखो इंट्रा और इंटर, देखो समझना, डेल्टा एस यहां पर भी लिख देता हूं, पहले इसको समझते हैं। इंट्रामोलिकुलर यदि एच बॉन्डिंग है, सॉरी इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, तो इसका मतलब है कि सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जैसे अभी बात करी थी ना अपन ने कि क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, तो सब एक दूसरे से जुड़ गए, वो कनेक्ट हो गए, तो एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक अलाइनमेंट फिक्स हो गया ना क्लास के अंदर, रैंडमनेस खत्म हो गई, कोई एक व्यक्ति बीच में से किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वो फ्री नहीं है, कर सकता है क्या, तो रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज, रैंडमनेस डिक्रीज हो गई, एंट्रोपी डिक्रीज हुई नहीं हुई ना। करने का मतलब इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होने पर एंट्रोपी डिक्रीज होती है, समझ में आ रहा है। एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज, एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी ना। तो यहां पर हो गया भाई डेल्टा एस नेगेटिव, ये हो गया। अब यदि मान लो कि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का केस है, तो सबने अपने ही हाथ पकड़ लिए, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप के बीच हो रही है, तो बिल्कुल वैसे जैसे मैंने ही मेरे एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लिया हो, अब तो फ्री हो गया मैं। अब इस क्लास में अपन घूम सकते, घूमेंगे तो दूसरे आसपास के तो डिस्टर्ब होंगे ना, कुल मिला के रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ेगी तो डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस यहाँ पर हो गया भाई पॉजिटिव, ये डेल्टा एस यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के केस में डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, जबकि इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग के केस में डेल्टा एस नेगेटिव होता है। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आ रहा है सबको ये, ठीक है ना। अब अपने पास बचा क्या है, देखो ये फॉर्मूला, देखो ध्यान देना, इस फॉर्मूले में देखो डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, देखो समझना, डेल्टा एच तो भाई नेगेटिव ही होगा क्योंकि बॉन्डिंग हुई है, तो चाहे एंट्रा हो चाहे इंटर हो, बॉन्डिंग तो दोनों में हुई है ना, तो डेल्टा एच तो नेगेटिव होना है, तो डेल्टा एच ही नेगेटिव हो गया। डेल्टा एच भी क्या, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। अब इधर देखो आप, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो या तो नेगेटिव रहेगा ना, ये नेगेटिव तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ही आनी है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी ऑलवेज, चाहे टेम्परेचर आप कम लो ज्यादा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ही होगी ऑलवेज। अब देखो डेल्टा जी की वैल्यू जब भाई नेगेटिव ही होगी तो स्पॉन्टेनियस होगा ना, तो ये स्पॉन्टेनियस,
स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस मतलब इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। अब अपन बात करें किसकी, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग की। इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग की देखो, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग के लिए यही फॉर्मूला डेल्टा G इक्वल डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। देखो भाई डेल्टा H तो नेगेटिव है ही सही, लेकिन यहाँ पर डेल्टा S भी नेगेटिव है, डेल्टा S भी नेगेटिव। अब देखो डेल्टा S नेगेटिव है और आगे नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना। तो भाई अब ये तो पूरा तो हो गया पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ध्यान देना ये पूरा तो हो गया पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अब अगर आप टेम्परेचर कम रखते हो तो कम टेम्परेचर पे तो क्या ये पीछे वाला तो पॉजिटिव हो गया ना, तो कम टेम्परेचर रखते हो तो ये पॉजिटिव वाला तो कम हो गया और आगे का नेगेटिव वाला कंपेरेटिवली ज्यादा है, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। फिर समझना, जैसे मैंने यहां पर कर दिया एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर क्या होगा कि डेल्टा एच टी डेल्टा एस से ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम है ना, कम से मल्टीप्लाई होगा तो कम हो गया ना। और ये पीछे वाली वैल्यू तो पूरी पॉजिटिव हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है और आगे भी क्या है नेगेटिव है, तो ये तो पूरा पॉजिटिव हो गया, जबकि आगे का डेल्टा एच तो नेगेटिव रहेगा। तो कुल मिला के नेगेटिव की वैल्यू तो बड़ी हो गई, पॉजिटिव वाली को कम हो गई, तो कुल मिला के डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस हो गया, स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर ले जैसे 8 हाई टेम्परेचर, 8 हाई टेम्परेचर, 8 हाई टेम्परेचर। अगर हम हाई टेम्परेचर लेते हैं तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, देखो ये बढ़ गया ना, तो हाई टेम्परेचर पर डेल्टा एच के कंपैरिजन में टी डेल्टा एच ज्यादा होगा। भैया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाला था, पॉजिटिव वाला ज्यादा हो गया, नेगेटिव वाला कम रह गया, तो डेल्टा जी क्या आएगा पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव आते प्रोसेस कौन सा होगा, प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कौन सा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है सबको। अब एक बात ध्यान देना कि प्रोसेस यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस है जबकि यहाँ पर स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग के केस में हम स्पॉन्टेनिटी से नॉन स्पॉन्टेनिटी की तरफ मूव कर जाते, मतलब जो एच बॉन्डिंग बन रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है, हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आ रहा था वो नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ मूव कर जाएगा, मतलब एच बॉन्डिंग टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ डिक्रीज होगी। और टेम्परेचर ज्यादा ही कर दिया तो एच बॉन्डिंग ही खत्म हो जाएगी। जैसे देखो वाटर के अंदर एच बॉन्डिंग है या नहीं, इंट्रा या इंटर, इंटर है या नहीं। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वेपराइजेशन बढ़ रहा है, तो एच बॉन्डिंग से फ्री होकर ही तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और टेम्परेचर ज्यादा ही कर दिया आपने, 100 से भी ज्यादा कर दिया, तो क्या होगा, सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो एच बॉन्डिंग रहेगी क्या गैस फेज में, वो तो काफी दूर चले गए मॉलिक्यूल। तो कुल मिलाकर एच बॉन्डिंग क्या होगी, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग डिक्रीज होगी। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग डिक्रीज होगी। तो देखो यहां पर तो अपन ने कहा है कि हमेशा नेगेटिव हो गई, टेम्परेचर लो हाई जो भी लो, क्योंकि विद इन मॉलिक्यूल है। यहां पर तो एच बॉन्डिंग बनी रहेगी हमेशा, डेल्टा जी नेगेटिव, जबकि यहां पर लो टेम्परेचर पे बनेगी और हाई टेम्परेचर पे खत्म हो जाएगी। इसकी और दोनों को कंपेयर करें तो देखो डेल्टा जी की वैल्यू इसके लिए हमेशा ही ज्यादा नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ तो भी दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव जुड़े हैं, जबकि यहाँ पर तो लो टेम्परेचर भी आप रखोगे तब भी तो माइनस हो रहा है ना इसमें से। भैया देखो ये तो माइनस का है और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो दोनों के साइन अपोजिट है तो घटेंगे सही ना। तो कुल मिलाकर अगर हम इंट्रा और इंटर दोनों को कंपेयर करें ना, तो डेल्टा जी की वैल्यू इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस के लिए इंटर से ज्यादा नेगेटिव आती है। इसलिए इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस हमेशा इंटर पे क्या होता है, डोमिनेंट होता है। समझ में आया ना, क्लियर है यहां तक। तो अपन इस तरह से यहां पर लिख सकते हैं, देखो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस के केस में डेल्टा जी की वैल्यू मोर नेगेटिव होती है, ठीक है ना। तो देखो इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग
द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज ऑलवेज मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। समझ में आ रहा है नहीं? कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? तो देखो, इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज ऑलवेज मोर नेगेटिव कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इसी कारण क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर द इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है ना? तो यहीं पर आगे लिख लेंगे कंटिन्यू। तो देखो, सो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग is always dominant over the intermolecular H bonding, intermolecular H bonding। अच्छा, ये केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस ऑलवेज इंटरमोलिकुलर प्रोसेस पर डोमिनेंट होता है, चाहे वो किसी भी टाइप का प्रोसेस हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मतलब नहीं, किसी भी टाइप का प्रोसेस हो, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस हमेशा इंटर पर डोमिनेंट होगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर लिख लेना, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना। देखो, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, मोलिकुलर प्रोसेस is always dominant over the intermolecular H bonding, sorry, intermolecular process, intermolecular process। समझ में आ रहा है इन सबको? ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर द इंटरमोलिकुलर प्रोसेस। एक बात समझना आप, देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मतलब नहीं है, चाहे किसी भी टाइप का प्रोसेस हो, इंट्रा और इंटर को कंपेयर करोगे तो इंट्रा हमेशा डोमिनेंट होगा। अपन जब किसी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की भी बात करते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्या होता है, एक मिनट रुकना, देखो, हेलो, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं ना आता? तो देखो, ये जो प्रोसेस लिखा है ना अपन, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर द इंटरमोलिकुलर प्रोसेस, ये यूनिवर्सल है, सब पर अप्लाई होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस के दौरान भी अप्लाई होता है, मतलब कोई केमिकल प्रोसेस हो चाहे कोई सा भी हो, सब पर अप्लाई होता है कुल मिलाकर। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी अपन ऐसा ही करते हैं कि अगर मान लो किसी कंपाउंड में जैसे ये कंपाउंड है, दो केस है, देखो, ए प्लस बी के बीच रिएक्शन करने, आपको देखना इसमें प्रोडक्ट क्या होगा। अब मान लो कंपाउंड ए ऐसा है जिसमें दो ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों ग्रुप आपस में रिएक्शन देते हैं, तो ये ए के बी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करने वाला, उसके दोनों ग्रुप के बीच में आपस में ही रिएक्शन हो जाएगी। ये समझा आप? जैसे कंपाउंड ए के अंदर सपोज करो एक तो OH ग्रुप है और एक इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाता है, ये तो ये बी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये आपस में एस्टरिफिकेशन कर लेगा, आपस में क्या कर लेगा, एस्टरिफिकेशन कर लेगा और बी फ्री रहेगा। तो कहने का बोला, अगर इंट्रामोलिकुलर आ गया ना तो इंटर होगी ही नहीं, कुछ भी हो जाए। ऑर्गेनिक रिएक्शन में सपोज करो जो भी प्रोडक्ट बनता है, बनने वाले प्रोडक्ट में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल है, तो कहने का मतलब प्रोडक्ट ये नहीं होगा, फिर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से आगे जो बनेगा ना वो प्रोडक्ट होगा। इंट्रा आ गया मतलब वो प्रोसेस होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है सबको? ये कर रखा है सबने, नोट कर रखा है ना? तो देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो बताया था, जैसे अपने बात करी थी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की, मैंने कहा था ना कि उसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो देखो समझना, जैसे ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल OH, ये N डबल बॉन्ड O, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है ना? अब देखो ध्यान देना, यहां पर क्या होगा, देखो ये H बॉन्डिंग कौन से, इंट्रा इंटर,
इंट्रा है ना, इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। लेकिन यहां पर अपन ऐसे भी कर सकते थे, जैसे N, ये OH, ठीक है ना, OH, ये N डबल बॉन्ड O, ठीक है, N डबल बॉन्ड O। यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया अपन ने, जैसे ये केस ले लिया, इसको मैं ऐसे लिख दूं, NO2 को यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, NO2 को यहां लिख देता हूं, OH को यहां कर देता हूं, लिख सकता हूं ना इसे, OH। अब देखिए यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, जैसे ये, इसका ये NO2 ग्रुप, N डबल बॉन्ड O, और यहां पर हो गया OH। देखो ये बॉन्डिंग भी तो पॉसिबल है। ये कौन सी बॉन्डिंग होगी? इंटर मॉलिकुलर H बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लिया है अपन ने, ये किसका केस है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब देखो ध्यान देना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या है कि H बॉन्डिंग यहां पर पॉसिबल है, ये वाला समझ में आ रहा है। अब देखो क्या ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कभी H बॉन्डिंग ऐसे करते हुए देखा है आपने? नहीं देखा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई इसमें ये पॉसिबल है तो ये क्यों होगी? क्योंकि इसके लिए डेल्टा G की वैल्यू मोर नेगेटिव है, इसलिए अपन ऐसा नहीं करते, हम केवल ऐसा करते हैं। कब समझ में आ गया होगा, है ना। इंट्रा ही क्यों करते हैं? क्योंकि उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा नेगेटिव होते है ना। करो यहां तक नोट, देखो कर लिया सबने, हो गया ना। किसी को डाउट तो नहीं आता? क्लियर है सबके? तो देखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने 3 केस की बात करी है। कौन सी है? एक तो इंट्रा और इंटर नॉर्मल केस है, उसके अलावा 2 केस और बता रहा था मैं। कौन से? देखो एक डायमेंशन के बेसिस पे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और नेक्स्ट केस है पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देख केस स्पष्ट तो क्लियर हो गया, इंट्रा और इंटर, समझ में ना। इंट्रा इंटर में से डोमिनेंट कौन सी है? इंट्रा। अब केस सेकंड लिखना है इसमें, केस सेकंड। देखो केस सेकंड में यहां पर 3 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अपन बात करेंगे। फर्स्ट है, देखो फर्स्ट है यहां पर 1 डायमेंशनल मतलब 1D हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 1D हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, 1D मतलब 1 डायमेंशनल, मतलब ये एक एक्सिस के लॉन्ग होती है, समझ में आ रहा है ना। एग्जाम्पल यहां पर देखे, एग्जाम्पल जैसे HF, ठीक है ना। तो देख HF में इस तरह से होती है, जैसे यहाँ फ्लोरीन, यहां पर अपन ने ले लिया, देख फ्लोरीन पे नेगेटिव होता है ना, इस तरह से देखो आप इसको, H पार्शियल पॉजिटिव, और ये हो गया फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, फिर H पर पार्शियल पॉजिटिव, और फ्लोरीन पर हो गया पार्शियल नेगेटिव। ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये, और ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच अट्रैक्शन है ये। तो मैं यहाँ फ्लोरीन से शुरू कर रहा हूं, तो फ्लोरीन, फिर H, फिर F, और फिर ये H, फिर F, इस तरह से। देखो इधर जैसे समझना, ये HF मॉलिक्यूल लिया, इसका अट्रैक्शन फ्लोरीन से, फिर HF यहां पर आ गया ना, तो यहां पर फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर HF आ गया, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर HF आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर HF आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर HF आ जाएगा। ये प्रोसेस चलता जाएगा कंटिन्यू। तो यहाँ एक एक्सिस कवर हो रहा है, एक तरह से ये बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फिर ये HF आ जाएगा, ये कंटिन्यू चलता जाएगा इस तरह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF। अच्छा इसको आप इसमें एक बात ध्यान देना कि आपको फ्लोरीन को टॉप और बॉटम पर रखना है, टॉप और बॉटम, ये समझ में आ रहा है ना। आप हाइड्रोजन को टॉप बॉटम पर मत ले जाना H बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन बीच में आते। हाँ इतना जरूरी है कि ये यहां पर खत्म थोड़ी हो रही है, खत्म हो रही है क्या? नहीं हो रही, तो आगे चलती जाएगी ना। तो आप चाहो तो यहां पर छोड़ दो इसको, ये आप चाहो तो यहां छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे कंटिन्यू है।
समझ में आ रहा है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पर भी आप इसको रखोगे ऐसे, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन बीच में ये ऐसा ही होगा, और यहाँ का जो एंगल बनता है ना ये 140 डिग्री का बनता है, 140 डिग्री का। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट है किसमें? नहीं ना। देखो सेकंड है बी, 2 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो 2DH बॉन्डिंग, 2DH बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है? अब देखो 2 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 एक्सिस के लॉन्ग होगी, यहां पर 2 अलग अलग एक्सिस कवर होंगे, समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यहां पर 2 अलग अलग एक्सिस कवर होंगे इस तरह से, देखो समझना। जैसे एग्जांपल देखिए यहां पर एक तो हो गया जैसे ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड जानते हो सभी क्या होता है? H3BO3 ये होता है। अब हम बात कर सकते हैं यहां पर जैसे ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जानते हो ना? ऑक्जेलिक एसिड ये है, देखो COOH COOH यही है। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑर्थोबोरिक एसिड की बात करते हैं, तो देखो ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, तो यहां पर इसकी स्ट्रक्चर ये होते है ना BOH3, एक्चुअली यही होता है। क्या ऑर्थोबोरिक एसिड H+ देता है? नहीं देता, H+ देता नहीं है, बल्कि OH- गेन करता है। पता है ना सबको? इसके अंदर ये रिएक्शन होती है, BOH3 प्लस OH-, यहां पर बनेगा BOH4 -1। तो ये H+ देता नहीं, बल्कि OH- को क्या करता है? गेन करता है। तो एसिड का मतलब मैंने बता रखा है, एसिड क्या होते हैं? जो H+ देते हैं या OH- गेन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करते हैं, या फिर किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ जुड़ सकते हैं, वो सब एसिड होते हैं। और इसका जो अपोजिट होगा वो बेस होगा, ठीक है ना? तो देखो यहां पर इस तरह से हो गया, देखो BOH और BOH, ये केस हो गया। अब देखो इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इधर हो जाएगी किसी से, इसकी बॉन्डिंग इधर से हो जाएगी, इसी तरह इसकी बॉन्डिंग भी हो जाएगी, कंटिन्यू आगे होगी नहीं होगी। तो देखो इधर देखो यहाँ पे 2 एक्सिस कवर हो गए ना, एक पूरा प्लेन कवर हो गया, इधर भी बॉन्डिंग जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, एक प्लेन कवर हो रहा है। sp2 ये तो होगा तो प्लेन में ही, लेकिन एक प्लेन पर पूरा कवर हो गया ना, 2 एक्सिस कवर हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल। ऑक्जेलिक एसिड में भी यही है, देखो ये C डबल बॉन्ड O OH, देखो डबल बॉन्ड O OH, यहां पर भी देखो ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे नहीं होंगे? ये तो 2 एक्सिस कवर होंगे ना, एक पूरा प्लेन बनेगा। मतलब यहां पर क्या होती है कि एक तरह लेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इनमें लेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं 2D हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है? तो ये कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं? लेयर स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट है कि किसी को? नहीं ना? देखो एक और केस होता है, कौन सा? 3DH बॉन्डिंग, 3DH बॉन्डिंग, 3DH बॉन्डिंग तो नाम से पता चल रहा है, यहां पर तीनों एक्सिस कवर हो जाएंगे ना। एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे टेलुरिक एसिड, टेलुरिक एसिड, जब टेलुरिक एसिड होता है TeOH6, ये टेलुरिक एसिड, देखो NH4F, यहां पर ले सकते हैं आइस एटसेट्रा। इनमें 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कर रखा है कि सबने? चलो इधर देख लो पहले, टेलुरिक एसिड TeOH6, देखो ये ऑक्टाहेड्रल शेप होती है इसकी, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल होगी तो क्या होगा? देखो Te, ये OH यहां पर Te और OH, इसी तरह से देखो ऑक्टाहेड्रल है ना, तो 4 प्लेन में होंगे, तो ये हो गया, जैसे वेज कर दो इनको, वेज पर OH, यहाँ पर भी वेज पर OH, और यहाँ पर कर दो डैश पर OH, यहाँ पर डैश पर OH। तो भाई जब ये OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, ये वाले सारे एक्सिस कवर हो गए, ये ऊपर नीचे वाला एक्सिस हो गया जेड, इसी तरह से 2 एक्सिस को ये कवर कर जाएंगे, एक्स और वाई को। तो यहाँ पर तीनों एक्सिस के लॉन्ग H बॉन्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है? और ये ना, इसीलिए इसको बोलोगे आप 3 डायमेंशनल
H बॉन्डिंग। ये कर रखा है सब लीडर वाला, कर रखा है ना। देखो तो इसी तरह जैसे अपन आइस की बात करें तो आइस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, 3 डायमेंशनली होती है ना। आइस की स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, 3 डायमेंशनल। तो आइस को तो चलो भी रहने देते हैं, तो जब अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर मैं स्ट्रक्चर बनाकर बताऊंगा कि आइस में इस तरह से होती है। आइस के अंदर एक्चुअली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स बनती है, लेकिन कैसे बनते हैं सब अपन एक्सप्लेन करेंगे वहां पर। टेट्राहेड्रल बनते तो तीनों एक्सेस कवर हो तो गए। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्लेनर थोड़ी है, 3D है या नहीं। इसी तरह से NH4 NH4 प्लस टेट्राहेड्रल आ गया यहाँ पर, आ गया ना, मतलब 3D का यहाँ पर कुल मिलाकर कैसे बनता है। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आ रहा है। देखो एक केस और है, कौन सा, देखो डायमेंशन के बेसिस पे 1D 2D 3D, ये सेकंड केस में होगा। थर्ड केस और है, कौन सा, पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पाई H बॉन्डिंग, पाई H बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है ना। अब देखो पाई H बॉन्डिंग, इसमें क्या होगा, देखो पाई H बॉन्डिंग, ध्यान देना, 2 तरह का केस होता है, एक तो होगा इंटरमोलिकुलर, एक होगा इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर और एक होगा इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर, ठीक है ना। अब देखो जैसे अपन इंटरमोलिकुलर की बात करें तो यहां पर ये होगा, देखो समझना, जिस पहले इंट्रा बना देता हूं, चलो पहले इंट्रा, ये यहां पर ले लिया जैसे OH, और यहां पर ये दूसरी रिंग, ये केस बना दिया। देखिए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या नहीं है, है ना। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है इसके साथ। ये यहां पर H बॉन्डिंग में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे पहले वाले केस में लोन पेयर थे ना, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पाई H बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये होगी पाई H बॉन्डिंग, पाई H बॉन्डिंग। कोई डाउट है किसी को, नहीं है ना। अब देखो इंट्रा में तो यहां से जैसे बॉन्ड हटा दिया मैंने, तो बॉन्ड हटाते इंट्रा हो जाएगी, सॉरी अभी इंट्रा है ना, इंटर की बात करेंगे तो यहां से बॉन्ड को आप हटा दो तो फिर कौन सी हो जाएगी, इंटर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये ले लिया जैसे केस, ये OH, और यहाँ पर ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, ये अब विद इन मॉलिक्यूल है, बिटवीन मॉलिक्यूल, बिटवीन हो गया ना, जबकि यहाँ तो विद इन था। तो देखो ये हो गया इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो पाई H बॉन्डिंग का मतलब क्लियर हो गया होगा। तो भाई ये हो गया टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 3 अलग अलग केस बनाए। फर्स्ट केस के अंदर इंट्रा और इंटर, सेकंड में 1D 2D 3D H बॉन्डिंग, और थर्ड केस के अंदर है पाई H बॉन्डिंग। इसमें भी 2 केस, इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर है। ये इंट्रा हो गया, ये इंटर हो गया। किसी को डाउट है क्या, नहीं समझ में आ रहा है ना, करो यहाँ तक नोट देखो।